हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। इसके पहले कि हम यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा जो है लेसन नंबर 6 होने वाला है सॉल के मटेरियल के अकॉर्डिंग। मैंने आपको इसके पहले जो है सॉल के मटेरियल का स्ट्रक्चर बताया था और इसके पहले वाले वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए, हमने जो है इसके अंदर जो है सॉल के मटेरियल के अंदर जो है आपको 12 लेसन के अंदर जो है सारे आपके पाँच यूनिट जो है 16 लेसन के अंदर जो है आपके 5 यूनिट डिवाइडेड है। अब हमने जो है पहला यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उसके अंदर 2 लेसन्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। सेकेंड यूनिट हमने डिस्कस कर लिए, इसमें 3 लेसन थे और ये तीनों लेसन्स के मैंने वीडियो बना दिए हैं। अब थर्ड यूनिट हम शुरू करेंगे, इसमें भी 3 लेसन है, द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस और मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट और एजुकेशन एंड राइट्स ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने बचपन से जो है 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एक बार भी नहीं पढ़ाया गया हो, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको बार हर क्लास में आपको जो है यही पढ़ाया जाता है। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आप ये समझो कि आपको जो है आपको ये समझाना चाहते हैं जो जितने भी बुक राइटर्स है, टेक्स्ट राइटर्स हैं, कि शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना बहुत मुश्किल होता है और वो चीज़ जो है शुरुआत हुई थी 1857 के वॉर से। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही जो है 1857 में पहली बार ही रिवॉल्ट कर रहे थे और इसके पहले जो है हम बिल्कुल शांत बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा है कि 1857 के अंदर जो है हमारा एक तरीके का बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके का स्ट्रक्चर में हमारा जो है रिवॉल्ट हुआ था। इसके पहले वाले भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट हुए थे, लेकिन वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे। वो छोटी छोटी बोलते हैं ना अपराइजिंग थी, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो वो हम इतना कलेक्टिवली इसको ऐसा रिवॉल्ट नहीं कह सकते और या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते। ठीक है, अब ऑफकोर्स सी बात है कि आपको जो है इसके बारे में इसके कॉजेस पढ़ने पड़ेंगे, इसके इफेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपको इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी डिटेल में, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। ठीक है, बट फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता है, तो आपको तो मैं बताने वाली हूँ सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़। तो कॉजेज़ में आता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी कैसी थी, उसके बाद कास्ट और रिलीजन के बारे में, उसके बाद आता है र्यूमर क्या था एनफील्ड राइफल्स के रिगार्डिंग, डिसकंटेंट था सर्विस कंडीशन के कारण। तो इस तरीके की कुछ जो है मेजर हेडिंग्स दी गई हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी पार्शियल सक्सेस मतलब अधूरा अधूरा सक्सेस होता है ये, और इसके आउटकम्स क्या निकल कर आते हैं, फिर फाइनली हम समरी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब ये आपको चैप्टर क्यों दिया गया है? ये आपको चैप्टर इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ सके कि 1857 में जो वॉर शुरू हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है, इसको हम समझने के लिए आपको जो है ये चैप्टर दिया हुआ है और ये भी बताने के लिए दिया गया है कि इस वॉर का जो है कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे वो आप समझ सको। ठीक है, और एक तरीके से आप ये भी समझ सको कि इस टाइम में जो है नेशनलिज्म किस तरीके से उमड़ कर आ रहा है, क्योंकि नेशनलिज्म हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनलिज्म जो है वो हमारा जो है अराउंड 19th सेंचुरी से शुरुआत हुई और 20th सेंचुरी जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब तक हमारा इंडिया जो था वो इंडिया इन मेकिंग था, मतलब नेशन इन मेकिंग था। ठीक है, इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अ नेशन। तो वही चीज़ हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो नेशन इन मेकिंग था। ठीक है, तब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाता है कि इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया गया है। तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से 1857 के अंदर जो है वॉर शुरू हुआ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो थी सिपाही की तरफ से म्यूटिनी थी। म्यूटिनी किसको कहते हैं? अगर हम ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो म्यूटिनी है, अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। म्यूटिनी मतलब होती है एक तरीके से गद्दारी। मतलब अगर कोई भी तरीके की जो आर्म्स एक कंट्री की जो आर्म होती है, आर्म्स मतलब जो होती हैं आर्मी होती है, अगर वो उसकी कंट्री के खिलाफ ही जो है अगर वो रिवॉल्ट कर दे, समझ लीजिए हमारी इंडिया की आर्मी है, वो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट पे ही अटैक कर दे, तो हम उसको कहेंगे कि म्यूटिनी है। तो उसे जो है हम म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी होती है सिपाही सिपाहीज की और ये शुरुआत होती है कब? 10 मई को सुबह 1857 में मीरठ के अंदर। ठीक है, और ये म्यूटिनी से दूसरी सारी म्यूटिनी भी शुरुआत होती है। ठीक है, और नेशन वाइड जो है ये पूरी तरीके से जो है म्यूटिनी फैल जाती है। और इसके साथ क्या होता है ये भी हम समझेंगे।
बहुत सारी चीज़ें होती है, एक एक करके हम धीरे धीरे जो है चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो है वॉर मेनली यूपी से, बिहार से। अब आपको यूपी के लीडर कौन थे, बिहार के लीडर कौन थे उस टाइम पे, एमपी के लीडर कौन थे, आपको मालूम होना चाहिए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद हम देख सकते हो दिल्ली में बहादुर शाह जफर। तो है ना, क्या कहते हैं, ये सारे लीडर्स आपको पता होना चाहिए उस टाइम के। लखनऊ से कौन लीडर थे, तो वो सारे लीडर्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो है होती है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इतना डर जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट रूल चालू कर देते हैं लंदन से, यानी ब्रिटिश से जो है डायरेक्ट रूल शुरू हो जाता है। तो इतना मतलब खतरनाक हमने उनको डरा दिया था, तो हिला के रख दिया था। तो ये इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमने उनको हिला के रख दिया था और उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है उनको ख़त्म करना पड़ा। ठीक है। पहले तो इस वॉर को कैसा कहा जा रहा था, पहले तो इसको रिवॉल्ट को अपराइजिंग कहा जा रहा था, सिपॉय रिबेलियन कहा जा रहा था। ठीक है, या फिर है ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते थे, इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, या सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है। बहुत सारे तरीके इसको कहने के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके अलावा हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये वॉर बाकी सारे रीजन में फैलता है। क्योंकि शुरुआत तो कहाँ पर हुई थी, 10 मई 1857 में मेरठ के अंदर होती है। अब बाकी रीजन तक कैसे फैलता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब हमें कहा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर हमें बात की जाती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, तो हम समझते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा था। जैसे कि समझ लीजिए, ये हमारा इंडिया है, इंडियन मैप नहीं बना रही हूँ, ये एक इंडिया है, ये पूरा का पूरा इंडिया जो है क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा है और पूरा रिवॉल्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे और जो है उन्हें सोल्जर दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा ही था। और कुछ लोग तो जो है बिल्कुल न्यूट्रल थे, वो लोग जो है ज्वाइन नहीं करते थे। और कुछ लोग जो है क्या कहते हैं साथ साथ जो है उस टाइम पे कुछ कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी ने नहीं बल्कि सिविल पॉपुलेशन ने भी ज्वाइन किया था। मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट होगा देखकर। मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए मैप। ठीक है, ये हम इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जो बिल्कुल ये जो ब्लू में दिख रहे हैं आपको, लाइट ब्लू में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 1 2। ठीक है, और ये छोटा छोटा, ये जो छोटा सा 4 है और यहाँ पर ये 6 है, हैदराबाद का छोटा सा पार्ट। तो पहली बात तो स्टेट्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उस टाइम पे वैसे स्टेट्स नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्टेट्स के नाम थे वो बहुत डिफरेंट थे। जैसे कि ये जो आज के टाइम में हमारा थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा बंगाल, थोड़ा सॉरी आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा तेलंगाना, ये जो रीजन है ये हैदराबाद पूरा कहलाता था। ठीक है, ये रीजन जो है मैसूर कहलाता था, जो कि आज के टाइम में कर्नाटक बन चुका है और अलग अलग स्टेट्स है। आज के टाइम कैसे स्टेट नहीं थे, यहाँ ट्रावनकोर था। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था, पंजाब का जो पूरा एरिया है, इसमें इंडिया का भी एरिया आ रहा है, पाकिस्तान का आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। और यहाँ पर जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एक आसाम था, जो कि पूरी तरीके से आसाम माना जाता था, जिसके अंदर बाद में 7 स्टेट जो है वो कार्व्ड आउट हुए। अब यहाँ पर जो है आपको अवध देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजन्स थे। ठीक है, अब कश्मीर, इसमें इंडिया कश्मीर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान कश्मीर सब आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितना अपोजिशन है। ठीक है, आप समझिए कि इसमें जो आपको क्या कहते हैं बहुत इंटरेस्ट आएगा, मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये होते हैं कि स्टेट, ऐसे स्टेट थे जो कि ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, और दूसरे स्टेट ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स का जो है क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे। तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको ये देखकर कि ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहे हैं ये कश्मीर हो गया। ठीक है, ये बीकानेर हो गया, और ये जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे रीजन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये रीजन्स ये सब प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, अलग अलग नाम से जाने जाते थे। और ये सब जो रीजन है जो लाइट ऑरेंज में है, इनफैक्ट इतना बड़ा जो हैदराबाद जो स्टेट है, ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स की साइड पे थे। ठीक है, और ये मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, थोड़े न्यूट्रल थे, इतना ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये सब ब्रिटिशर्स की साइड पे थे। आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप ये समझिए कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी अनेक्सेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, और ये सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। इसलिए जो है ये सारे स्टेट्स जो थे ये ब्रिटिशर्स के साइड पे थे।
अब आप सोचिए, जिसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और हम इतने सारे लीडर्स के नाम पढ़ते हैं, टांटिया टोप, झांसी की रानी और ये सब चीज़ें, ये सब जो स्टेट्स हैं ये सब कितने छोटे से स्टेट है। ये जो आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, ये जो लाइट ब्लू कलर, ये लाइट ब्लू कलर वो स्टेट्स थे जो कि एक्चुअल में रिबेल करते हैं। ये आपको दिख रहा है अवध के अंदर, ये मेरठ का एरिया है, ठीक है। ये प्रेजेंट डे मेरठ यूपी जिसे हम कहते हैं, ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर आपको झांसी दिख रहा होगा, ये झांसी एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है रिवॉल्ट करती है। ये बहुत छोटे छोटे रीजन है कि आप देख सकते हैं हैदराबाद का एक छोटा सा पार्ट जो है जो रिवॉल्ट कर रहा है। तो कितना, और यहाँ पर ये आपको जो दिखने को मिल रहा है ये 1 नंबर पे दिल्ली है उस टाइम का, जहाँ पर बहादुर शाह सफर जो है जिसमें जो है रिवॉल्ट के अंदर जो है इंक्लूडेड, दोनों चीज़ें इसमें रीजन जो है दोनों भी इंक्लूडेड है। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटे छोटे एरियाज ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं रिवॉल्ट में थे, और बाकी सारे जो एरियाज थे वो बिल्कुल भी जो है न्यूट्रल थे। यहाँ तक कि जो है आप ये देखिए कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑरेंज वाले जो हो गए ये तो वो हो गए जो कि ब्रिटिशर्स के साइड पे थे। इनफैक्ट ऐसे भी कुछ लोग थे, ऐसे भी थे जो कि क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, आर्मी दे रहे थे उनको, और क्या कहते हैं आर्मी देकर सपोर्ट कर रहे थे इंडियंस के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए तो हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म उमड़ कर आया वो बहुत लेट आया। अगर नेशनलिज्म बहुत जल्दी आ जाता तो हमारी कंट्री आज़ाद हो जाती, लेकिन नेशनलिज्म बहुत लेट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो रीजन है जिसमें हम देखते हैं प्रेजेंट डे जो पंजाब है, ठीक है। तो प्रेजेंट डे पंजाब की बात हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है इस ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन जो है ब्रिटिशर्स को आर्मी से जो है सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। ये जो एरिया है ये भी जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था। और उसके अलावा कुछ स्टेट्स थे जो न्यूट्रल थे, ना कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही जो है इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे। उसमें बहुत सारा स्टेट्स आपको दिख जाएंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, ये जो प्रेजेंट डे गुजरात आपको दिखेगा। आपको पहले तो इंडिया का मैप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, और इंडिया का मैप आज का भी और आपको जो है 200 ईयर्स पहले का भी। अब नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो मैसूर वाला एरिया है, जो आज का केरला वाला एरिया है, ये सारे जो एरिया से क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है वो होता है उनको नॉर्दर्न एरिया में। ये नॉर्दर्न एरिया है जिसमें आपको येलो येलो दिख रहा है, मतलब अलग ही कलर है कुछ, तो ये कलर जो है मतलब ये एरिया में जो है ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। बाकी एरियाज में जो है ब्रिटिशर्स को कोई अफेक्ट नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है कि है ना, क्या कहते हैं, आपको देखने को मिल गया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कुछ स्टेट्स इंडियंस के साथ थे, कुछ स्टेट्स ब्रिटिशर्स के साथ थे, और कुछ स्टेट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ न्यूट्रल थे, ठीक है। और कुछ स्टेट रिबेल कर रहे थे। तो वो रिबेल करने वाले स्टेट कितने छोटे हैं वो भी आपको देखने को मिल गया होगा। तो अब वापस हम आते हैं हमारे कॉन्टेंट पे। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप भी दिखा दिया, अब आपको थोड़ा रिलेटेबल फील होगा। अब मैप को सामने रख के जो है आप जो है इसको स्टडी करोगे और ज़्यादा आपको इजी होगा। तो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अलावा, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अलावा बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी ये काम थी, ठीक है। मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया जा रहा है, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे उस टाइम पे कहाँ पर था, ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कहाँ पर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है ये जो वाइट में है, ये हमारा इस साइड जो है ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है बंगाल, ये जो पूरा वाइट में है, ये एरियाज ऐसे है जो काम थे, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पता चला, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला जो पूरा वाइट है ये हो गया हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तीनों दिमाग में आप नाम रख लीजिए, तीनों आपको याद रखने होंगे, आपको जो एग्जाम में लिखना भी है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रोविंस और मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीनों भी चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल थी। और सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो येलो एरिया, ये पूरा अफेक्टेड एरिया था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो है वाट लगी हुई थी। तो यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो है ये जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था। अब बड़े बड़े स्टेट्स, उस टाइम पे हैदराबाद जो इतना छोटा सा है आज एरिया, एक छोटी सी सिटी है, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे हैदराबाद में मैंने बताया ना, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का जो है बहुत सारे रीजन को मिलाकर कंप्राइजली बना हुआ था। तो हैदराबाद जो है, मैसूर जो है, ट्रावंकोर है और कश्मीर है, और जो राजपुताना वाले जो स्टेट्स है ये लोग जो है ज्वाइन नहीं करते हैं रिबेलियन को, ठीक है। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया हैदराबाद, मैसूर, ट्रावंकोर और कश्मीर, ठीक है। तो ये देखो हैदराबाद,
ये हैदराबाद हो गया आपका नीचे वाला ऑरेंज एरिया, मतलब ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद ट्रावंकोर वाला आपका जो रीजन हो गया वो, और क्या कहते हैं ये ज्वाइन नहीं करते, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साइड थे इसलिए इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, ट्रावंकोर एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लोकेट करनी है। हैदराबाद, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो अगर आप मैप बना सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन 90% अबो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद, कश्मीर और मद्रास और ट्रावंकोर जैसे रीजन है जो कि क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल है कहीं ना कहीं, और ब्रिटिशर्स के साइड में भी कुछ स्टेट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या समझते हैं कि छोटे छोटे जो राजपुताना के स्टेट्स थे वो भी जो है ज्वाइन नहीं करते हैं रिबेलियन को। अब कुछ रीजन जैसे कि अवध वाला जो रीजन है, वहाँ पर रिबेलियन जो है सिर्फ और सिर्फ सोल्जर नहीं कर रहे थे बल्कि जो कॉमन लोग हैं वो भी जो है रिबेल कर रहे थे। तो कितना इंटरेस्टिंग सी बात है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो रिबेलियन है वो कौन करेंगे, जिनके पास हथियार है ये वो, लेकिन नहीं। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है अवध वाला जो पूरा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, वो रीजन ऐसा था जहाँ पर जो है कॉमन लोग नहीं बल्कि पूरे के पूरे जो है सिविलियन भी जो है अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो यूनिटी यूनिटी में जो है वो ताकत होती है, ठीक है, यूनिटी स्ट्रेंथ। अब यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद हम समझते हैं कि कुछ लीडर जैसे कि रानी ऑफ झांसी का बहुत टाइम तक नाम चलते रहा, मैंने अभी आपको झांसी बताया, यहाँ पर एक छोटा सा रीजन। तो झांसी की रानी ने भी बहुत लड़ाई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर से जो है अलग अलग लीडर्स जो है वो इमर्ज होकर आते हैं। तो फिर भी इतनी यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे, अगर इतनी यूनिटी आ जाती तो शायद उस टाइम पे हमारा इंडिया साथ हो जाता, लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस टाइम पे जो है झांसी की रानी के नाम बहुत टाइम तक चलता रहा, और ये इतने छोटे छोटे जगह पे रिवॉल्ट होने के बावजूद ब्रिटिशर्स डर गए और उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया, और कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि अब जो है डायरेक्टली 1858 के ऑनवर्ड्स जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है डायरेक्टली लंदन से जो है रूल किया जा रहा था। तो अब कॉजेज़ क्या हुए और आउटकम्स क्या हुए, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छे से चार्ट में दी हुई है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और तो पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कलेक्टिवली जो है लड़ा गया था। भले ही जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एक तरीके से जो है प्लान्ड वे में जो है चीज़ों को लेकर गए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 1857 में जब उन्होंने जो है 10 मई को शुरुआत की, फिर वो बहादुर शाह जफ़र के पास गए मेरठ से दिल्ली गए और फिर वहाँ पर उनकी हेल्प मांगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हो रही थी, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि ये पार्शली सक्सेसफुल हुआ क्योंकि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया लेकिन क्राउन का रूल स्टैब्लिश हो गया, तो पार्शली सक्सेसफुल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश क्राउन रूल जो है स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। और ब्रिटिशर थोड़े से डर भी गए थे, और है ना एनफील्ड राइफल के रिलेटेड जो है इश्यूज हुए थे, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि एनफील्ड राइफल के कारण जो है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों भी जो है यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी जो है मिथ फैलती है कि रूमर फैलती है कि जो कारतूस होते हैं उसके पर्टिकुलरली जो राइफल के वो बनाए गए हैं पिग और काओ के फैट से। तो काओ जो है वो एक तरीके से एनिमल है जो कि विच इज़ अ वर्शिपिंग एनिमल ऑफ हिंदूज, एंड जो हेटेड एनिमल है पिग ऑफ मुस्लिम्स। तो इसलिए दोनों भी लोगों, और वो एनफील्ड राइफल में जो क्या कहते हैं जो कारतूस होती है उसको आपको जो है मुंह से छील कर जो है लगाना होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है ये भी एक इशू था, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पढ़ा होगा। और सर्विस कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि जो वाइट मैन हुआ करते थे यानी ब्रिटिशर्स, उनको जो है क्या कहते हैं सुपीरियर रोल दिए जाते थे एज़ कम्पेयर टू दी इंडियंस। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके का इशू था। उसके बाद कास्ट एंड रिलीजन सेंटिटी, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन और कास्ट पे जो है अटैक कर रहे थे। और उसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स है कि 1829 में सती का अबॉलिशमेंट, और उसके बाद जो है 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, महलवाड़ी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था उससे जो है एक तरीके से डिसकंटेनमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑल इन ओवर, बट ये सारी चीज़ें जो है हम यूजुअली मेंशन करते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कॉज में। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज थे ऑफ द रिवॉल्ट। तो अगर हम प्रोफेसर बिपिन चंद्र की शब्दों में समझते हैं, आपने जो है इनकी बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर पढ़ना,
इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो उसके अंदर आप वो बुक पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर बताते हैं कुछ ड्रामेटिक तरीके से, मतलब बताते हैं जैसे स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती है। तो बताते हैं कि 11 मई की सुबह थी, हो रही थी, 11 मई की सुबह थी और अभी तक दिल्ली शहर जो है वो जागा नहीं था कि इससे पहले ही जो है मेरठ से कुछ सिपाही जो है भाग कर आते हैं, जिन्होंने ऑफिसर्स को मार चुके थे और वो जो है जमुना को क्रॉस करते हुए आग लगाते हुए लाल किले के अंदर जो है घुसते हैं, राजघाट गेट के दरवाजे के थ्रू, और बहादुर शाह जफर से जो है रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि एक पेंशनर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है उनका जो है शहंशाह बन जाइए, आप जो उनके किंग बन जाइए इन दिस पर्टिकुलरली रिवॉल्ट। ठीक है। और उनको जो है क्या कहते हैं मजबूर करते हैं कि वो जो है क्या कहते हैं आप हमारे जो है रिवॉल्ट का जो है लीडर बन जाइए। लेकिन वो क्या कहते हैं श्योर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनको परसुएड किया गया, उन्होंने हाँ कहा और वो जो है बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं वो, उनके शहंशाह हिंदुस्तान। और उसके बाद जो है साइमन फ्रेजर जो कि पॉलिटिकल एजेंट था और बाकी दूसरे इंग्लिशमैनों को मार दिया गया। और 1857 एक तरीके से अनसक्सेसफुल था, लेकिन उसके बावजूद ही एक ऐसा स्टेप था जिसके कारण जो है ब्रिटिशर्स के दिल में जो है डर बैठ जाता है। उस वक्त जो है 2,32,224 लोग जो थे, उस वो कंपनी की स्ट्रेंथ थी, और उसमें से आधे लोग जो है बाहर निकल जाते हैं। और जो है आधे लोग जब एक आर्मी से जो है बाहर निकल गए, तो आर्मी की स्ट्रेंथ आप इमेजिन कर सकते हैं डिटोरिएट हो गई हो। तो उस टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन जो है हो गई होगी ब्रिटिशर्स की। तो इस तरीके से जो है ये बताते हैं बिपिन चंद्र के शब्दों में मैंने बताया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको पता है 10 मई के दिन जो है क्या कहते हैं वहाँ पर रिवॉल्ट होता है मेरठ में, और सोल्जर जो है बहादुर शाह सफर के पास आते हैं दिल्ली के अंदर, 11 मई तक के पहुँचते हैं। अब देखिए उस टाइम तक के बहादुर शाह जफर जो है एक तरीके से नॉमिनल लीडर बन चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि मुगल्स के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है रोल आता है। उस टाइम पे बहुत सारे फरमान फिर ना निकालने के लिए बहादुर शाह जफर को कहते हैं, म्यूटी जो सिपाही है वो बोलते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं कुछ फरमान निकालिए कि बहादुर शाह जफर का जो रूल था वो बेटर था, मुगल का जो रूल था वो बेटर था एज कम्पेयर टू दिस एंड दैट। तो आप जो है क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को अपोज कीजिए और जो है हमारे साथ आ जाइए। तो जो बहादुर शाह जफर है इंग्लिश हिंदी सब में जो है कुछ ना कुछ फरमान निकालते हैं। और उसके बाद जो है मतलब बहादुर शाह जफर एक नॉमिनल लीडर बन चुके थे उस टाइम तक के, क्योंकि उस टाइम तक के वो जो है ब्रिटिशर्स ने उनको सिर्फ पेंशन पे रखा था, और उनका सिर्फ नाम चलता था कि ये मुगल रूलर है, लेकिन बहुत वीक हो गए थे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो थोड़े से वीक रूलर्स थे। अब यहाँ पर बात आती है कि वहाँ पर वो लोग उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो उनका सपोर्ट जो है वो गेन कर सकें। लेकिन जो है बहादुर शाह ज़फ़र उनको खुद को ये नहीं पता रहता कि वो जो है इसको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ से श्योर नहीं रहते, लेकिन उनको जो है फोर्स किया जाता है तो फिर वो मान जाते हैं। और उसके बाद जो है वो शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल वापस प्रोक्लेम करते हैं। और फिर शुरुआत होती है एक तरीके की 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि उस टाइम तक के जो है मतलब क्योंकि सिपाहीज ने जो है शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो है बाकी शहरों तक नहीं पहुंच रहा था, और उसको पहुंचाने का काम जो है बहादुर शाह जफर करते हैं। अब यहाँ पर जो है इन इसके बाद क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो पूरी तरीके से जो है दिल्ली में से जो है ब्रिटिशर्स को निकालने का काम किया जाता है, आग लगा दी जाती है, ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, पब्लिक ऑफिसेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर उनके शब्दों में समझे तो बात यह है कि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उनमें से आधी आर्मी जो है कहीं ना कहीं जो है रिवॉल्ट कर देती है। तो एक बहुत ज़्यादा जो है ऐसा टाइम था ब्रिटिशर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है। और ये मुश्किल समय के अंदर जो है इससे क्या होता है, इससे मुश्किल समय से भले ब्रिटिशर्स हारते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हारते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो जाता है कि वो सक्सेसफुल ब्रिटिशर्स हारते नहीं है, लेकिन उनको अपना जो है क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म करके ब्रिटिश का डायरेक्ट क्राउन रूल जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी का उस टाइम पे। तो देखिए एक चीज़ समझने वाली है कि उस टाइम पे जो आर्मी थी उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। उसमें जो है क्या कहते हैं लोअर कास्ट भी था, अपर कास्ट भी था, सब कुछ था। और 3 तरीके से जो है आर्मी बटी हुई थी। एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बटी हुई थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी में और एक बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो थे वो क्या थे, हाँ, अपर कास्ट जो लोग थे वो थे। और वो मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते थे, अवध से बिलोंग करते थे। अभी के टाइम में हमको ये बोलना जो है बिल्कुल
रिलेंटले मतलब हमको जो है बिल्कुल काम का नहीं लग रहा है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस टाइम के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ को हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है। तो राजपूत और ब्राह्मण जो थे उस टाइम पे थे, और जो कि मोस्टली अवध से हुआ करते थे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अवध को औध बोलते थे, औध मतलब OUDH, उस तरीके से बोला जाता था। तो अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, ये हो गई हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और ये हो गई हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हमारा जो रिवॉल्ट चालू होता है वो तो कहाँ से शुरू होता है, म्यूटिनी वो होती है मीरठ से शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि उस टाइम पे जो है बहुत सारे लोअर कास्ट को जो है लिस्ट कर दिया गया था 1855 में। ठीक है, तो जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर जो भी सोल्जर्स थे वो बिल्कुल मतलब जैसे कि आपको बताएं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो वहाँ पर तो जो सब तरीके के सोल्जर्स हुआ करते थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट हर तरीके के होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए कोई कास्ट मैटर नहीं करती थी ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर तो हर तरीके के सोल्जर्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बंगाल के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट था। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, बहुत अच्छे सबको पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है बैरन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो जो है बनाए जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि अगर हमें, क्योंकि उनके खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ प्लासी में जो लोगों ने लड़े होंगे, तो वो सोचते हैं कि अगर ये लोग जो वही आर्मी है, अगर वो हम उनको ही क्या कहते हैं अगर हम बना देंगे ब्रिटिश आर्मी का पार्ट, तो उनको उस पर शक होता है। तो वो सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं बना सकते, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा अवध वाले रीजन से अपर कास्ट लोगों को लेकर आता हो। तो अपर कास्ट जो है, हाई कास्ट जो रूरल राजपूत और ब्राह्मण्स थे जो कि अवध और बिहार के थे, वो जो है बनते हैं पार्ट बंगाल के आर्मी के। ठीक है, तो इनिशियली यही होता है कि जो ब्रिटिशर्स जो है वो क्या चाहते हैं, आपको हमने पढ़ा भी होगा कि स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिशर्स ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते, सबॉर्डिनेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनको खुद को पता था कि क्या कहते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर शायद बताया था, मैंने शायद आपको ऊपर बताया था, नहीं बताया, एक सेकंड, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे वो 2 लाख थे, और जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो 40,000 थी। इस तरीके की जो है क्या कहते हैं फोर्स थी। तो अब आप सोचिए, जहाँ पर ब्रिटिशर्स खुद माइनॉरिटी में है, तो वो कहाँ जो है सबऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे इंडियंस को। तो स्टार्टिंग में जो है ये चीज़ मेंटेन की गई थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट रखते थे कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइम पे छुआछूत चलती थी। ब्राह्मण जो है क्या कहते हैं जो है शूद्र के साथ खाना नहीं खा सकता, शूद्र को टच नहीं कर सकता, इस तरीके की चीज़ें। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, भले ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो है उनको क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से खाना परोसा जाता था। आप सोच सकते हैं वो लोग साथ में काम करते थे, लेकिन ब्राह्मण को खाना अलग परोसा जाएगा और शूद्र को अलग परोसा जाएगा, क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीव्स जो है वो डिनाई हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब इंडिया छोड़कर जाना जो है हिंदुज़्म में अलाउड नहीं था, हिंदुज़्म के कल्चर में ब्राह्मण्स के लिए। तो ओवरसीज़ की जो सर्विस थी, मतलब बाहर जाके जो है कंट्री की सर्विस करने के लिए उनको बोला नहीं गया था कि नहीं आप बाहर मत जाओ, आप यहीं सर्विस करो, क्योंकि आपके लिए अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ को मेंटेन करते करते जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी समझने लग गए थे कि इंडिया का कल्चर क्या है, और इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम चलता है, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे स्टीरियोटाइप चलते हैं कि बाहर नहीं जाना है। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते थे वो। ठीक है, स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट करने लग गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए। क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो डिमांड थी, जो मतलब जो हिंदूज़ की और जो मुस्लिम्स की जो डिमांड थी, वो और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी किसके साथ, कंपनी की। क्योंकि कंपनी भी कभी ना कभी ज़रूरत तो पड़ेगा ना, कभी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को कि आप बाहर जाओ, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी कि आप कब तक जो है अलग अलग बैठोगे, अलग अलग खाना खाओगे। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं टकरा रही थी, और ये टकरार के कारण ही जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है इमर्ज होकर आ रहे थे। तो जैसे कि क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि उस टाइम पे आप खुद सोचिए, एक साथ सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि रिलीजियस ग्रंथों में लिखा हुआ है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि आपको जो है क्या कहते हैं एक साथ खाना नहीं खाना है, एक साथ जो है आपको क्या कहते हैं रहना नहीं है, आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना है, छुआछूत मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, एक जो बड़ा इंसान है जो छोटे इंसान के साथ जो है नहीं बैठ सकता। ऐसी चीज़ें जो है कब तक मेंटेन कर पाएंगे? इसलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहे थे, क्योंकि उनको भी जो है कहीं ना कहीं अपना आर्मी को देखना है ना, वही देखते रहेंगे कि अलग अलग तरीके से कास्ट डिस्टिंक्शन, और एक ही जैसे कि रेजिमेंट है उसके अंदर आप ये कास्ट अलग काम करेगी, वो कास्ट अलग काम करेगी, तो इस तरीके से नहीं चलती है चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती है, वर्क नहीं करती है। आप अलग रहोगे, वो अलग रहेंगे। ठीक है,
ये अलग अलग खाना परोसा जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आर्मी पे ध्यान देंगे या फिर ये चीज़ों पे ध्यान देते रहेंगे कि सब लोग अलग अलग बैठ रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स को परेशान करके रख दी थी। तो इसलिए जो है पहले तो क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं कि हम ब्रिटिशर्स में हम सोचते हैं कि ब्राह्मण को ही जो रिक्रूट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही जो थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम शूद्र के साथ नहीं रहेंगे ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि अपर कास्ट ही बल्कि ऐसे लोग थे जो कि ज़्यादातर जो है मतलब ब्राह्मण लोग ही जो थे ज़्यादातर आर्मी का पार्ट बनते हैं, ब्रिटिश आर्मी का। और अब उन लोगों को जो है क्या कहते हैं उस टाइम पे डिमांड बढ़ने लग गई थी कि आपको बाहर जाना है, बाहर जाके ड्यूटी करना है। वो भी उनको पसंद नहीं था। ठीक है। अब उनको बोला गया कि है ना क्या कहते हैं आप बर्मा जाओ, बर्मा यानी प्रेजेंट डे म्यांमार। तो 1824 में 47th रेजिमेंट जो था बरकपुर में, उनको बोला गया कि आप जाओ और जाकर बर्मा में ड्यूटी करो। लेकिन रिलीजियस सेंटिटी ये बोलती थी कि नहीं, अगर आपने जो है अपना जो है क्या कहते हैं देश छोड़ा, देश की ज़मीन छोड़ी, तो आपका जो है मतलब जो कास्ट है उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कैसा रूल, ऐसा कैसे जो है मतलब जो है इस ये किस तरीके का रूल हो सकता है कि ऐसा बोला जा रहा है एक स्क्रिप्चर में। तो वो बात है कि ब्रिटिशर्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। उनके लिए उनके रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था। और इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं। और है ना लेकिन यहाँ पर सुपॉइस बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं रिवॉल्ट, हम तो है ना क्या कहते हैं नहीं मानेंगे, हम तो यहीं रहेंगे क्योंकि हमारा जो है स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसको जो है ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स को बात हजम नहीं होगी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये उसको डिसबैंड कर दिया और जो अपोज कर रहे थे उनको हैंग कर दिया। ठीक है। और अब जो जो कि क्या कहते हैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो है कास्ट का जो है डिस्क्रिमिनेशन चलता था और इतनी सारी मिथ्स चलती थी कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें, कि उस टाइम पे जो है सिपाहीज जो थे वो इतने ज़्यादा जो सिपाहीज थे वो जो है क्या कहते हैं जिन लोगों ने चलो मान लिया ब्रिटिशर्स की बात कि चलो हम है ना क्या कहते हैं चले जाते हैं वॉर में लड़ने के लिए। तो वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने देखा जैसे कि जो अफगान वॉर हुआ उस टाइम पे वो लोग गए बाहर। तो वो लोग जब वापस आए तो उनके जो घर वाले हैं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उनको बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा आज भी जो है गाँव में जैसे कि इंटर कास्ट मैरिज कर लेता है कोई, तो उसको गाँव से बाहर निकाल देते हैं, उनको लटका देते हैं। ऑनर किलिंग जो है चीज़ें चल रही है। तो वहाँ पर जो है उस टाइम पे भी यही हो रहा था कि उस टाइम पे जो भी लोग थे वो क्या कहते हैं उनको जब वापस आते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं बिरादरी से बाहर निकाला जाता है। बिरादरी मतलब होती है कास्ट फ्रेटर्निटी, मतलब एक कास्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं भाईचारा होता है। अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको उस कास्ट से बाहर निकाल देंगे। तो गलत काम उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो लोग सिर्फ लड़कर आए थे, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्चर जो है अलाउ नहीं करते इंडिया से बाहर जाने के लिए, और वो लोग वो काम करके आए थे। और साथ साथ क्या होता है कि सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स जो अपने देश के लिए जो है कुर्बान होते हैं, वो आज भी कहीं भी जाते हैं तो उनको ज़रूरी नहीं कि खाने पीने की जो कंडीशंस है वो वैसी ही मिले जैसे कि मिलनी चाहिए। तो उनको जो भी चीज़ मिलती है वो उनको खाना पड़ता है। ठीक है। तो खाना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, ये नहीं खा सकते हो आप, वो नहीं खा सकते हो। तो उन लोगों को वो चीज़ें खानी पड़ी थी। तो इसलिए जब वो वापस आए तो उन्होंने जो है उनको बाहर निकाल दिया गया बिरादरी से। उसके बाद सीताराम का बताया जा रहा है, सीताराम जो है वो अफगानिस्तान गए थे। ठीक है, लड़ने के लिए। तो जब वो वापस आए तो उनको जो है क्या कहते हैं आउटकास्ट कर दिया गया, गाँव से भी आउटकास्ट कर दिया गया, और उनके इनफैक्ट बारात जो था उनसे भी उसको उनको आउटकास्ट कर दिया गया। अब ब्रिटिश ये जो इंडियंस थे वो क्यों ज्वाइन करते थे ब्रिटिशर्स को, आर्मी को? क्योंकि उनको जो है अच्छा पे मिल सके। ठीक है। लेकिन वो पे के बदले उनको क्या करना पड़ रहा था, सोसाइटी में, रिलीजन में और कास्ट में जो है उनको बाहर होना पड़ रहा था। मतलब उनकी जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ है उनसे जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहे थे। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम थी जो कि उस टाइम पे इंडियंस फेस कर रहे थे। अदरवाइज देखा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम इंडियंस को नहीं फेस करनी चाहिए थी, क्योंकि कास्ट लाइंस जो है वो आज भी ब्लर कर दी गई है और अनटचेबिलिटी जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दी है। लेकिन उसके बावजूद उस टाइम पे जो लोग हैं वो क्या चाहते थे कि हम जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते रहे, और हम जो है कहीं ना कहीं जो कास्ट लाइंस है इसको ब्लर ना होने दें। वो तो बहुत लेटर जो है हम देखेंगे 20th सेंचुरी के मिडल तक के आने तक के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिडल तक के आने तक के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, जैसे कि आपको पता होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जो है, जो कि एक धर्म यस सॉरी धर्मशास्त्र मानी जाती है। और धर्मशास्त्र जो है वो जो कि हिंदू टेक्स्ट माना जाता है, कि ये लॉस जितने भी हिंदू लॉस है वो यहाँ से डिराइव होते हैं। तो बेसिकली मनुस्मृति को उन्होंने जला दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्यों जला दिया था? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनजस्ट लॉस है विमेन के लिए,
और जो कास्ट है उनके लिए, अनटचेबल्स के लिए, शूद्र के लिए बहुत सारे जो है इसमें क्या कहते हैं ऐसे लॉस है जो कि क्या कहते हैं इनह्यूमन है। अगर आप कभी मनुस्मृति पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे जो लॉस है ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है। इसमें आपको डॉरी सिस्टम, देदासी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, दहेज प्रथा और जो है हमारी बहुत सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से जो है देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें इसलिए है तो ताकि जो है उस टाइम पे जो है ये मतलब बहुत लेटर ऑन ऐसा हुआ कि कास्ट और क्लास लाइन जो है वो ब्लर करने की कोशिश की गई सोशल रिफॉर्मर्स द्वारा। और यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, रिलीजन को छोड़ देते हैं 1967 में। 1967 में जो है वो इस वजह से ही जो है क्या कहते हैं हिंदुज़म को जो है छोड़ देते हैं और जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे रिलीजन में। तो जैसे अगर आप हिंदू पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिंदू पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और साथ साथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप हिंदू पेपर का जो है एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। और पहले तो मुझे आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में करके, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको ज़रूर लगता होगा कि यूपीएससी के लिए आपको जो है पेपर पढ़ना है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता होगा। तो आपके लिए मैं एडिटोरियल का जो है एनालिसिस लेकर आ सकती हूँ अगर आप चाहो तो। मैं विद इन 10 मिनट्स आपको यूपीएससी का पर्सपेक्टिव देते हुए जो है हिंदू पेपर का एनालिसिस जो है आपके लिए ला सकती हूँ। इफ़ यू वांट आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कमेंट्स आते हैं तो ही मैं क्या कहते हैं हिंदू पेपर का एनालिसिस लाऊंगी, वरना नहीं। तो ये जो मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है ये हिंदू पेपर एनालिसिस में से लिया है। जब आप अपना ग्रेजुएशन में जब अपना पेपर लिख रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जो रिलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं और जो इंडिया में चल रहा है या फिर जो कोई पर्टिकुलर जो है एडिटर जो है किसी न्यूज़पेपर में जो बताता है उसको जब आप मेंशन करते हैं तो आपके आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो वैसे ही मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है हिंदू पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में से और उसका जो है मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस बता रही हूँ। यह चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो 1956 में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदुज़म को छोड़ देते हैं। और साथ साथ वो अपने ऐसे में लिखते हैं जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। वो बताते हैं कि इन हिंदुज़म रिलीजियस कास्ट हैज़ रिलीजियस कॉन्सिक्रेशन बट दैट इज़ नॉट द केस विद इस्लाम। That is why Ambedkar appealed to Dalits to embrace Islam if they wish to emancipate themselves from Hindu caste order. तो बेसिकली इस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो ये बताते हैं, उनका फेमस ऐसे चलता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो बताते हैं कि हिंदुज़म में जिस तरीके से कास्ट सिस्टम के बेसिस पे बायसनेस है उस तरीके की बायसनेस आपको इस्लाम में नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपील करते हैं कि आप दलित को कि जो है क्या कहते हैं वो इस्लाम को जो है एक्सेप्ट कर ले। और साथ साथ पेरियर आपको पता होगा, पेरियर का नाम आपने सुना होगा। ये जो है एक तरीके के सोशल रिफॉर्मर थे, ये भी जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करते थे और वो भी जो है अपने कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, एंटी टचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस करते हैं 1943 में। और वो जो है क्या कहते हैं वहाँ पर बताते हैं कि कन्वर्टिंग टू इस्लाम इज़ द ओनली सॉल्यूशन बिकॉज इट ऑफर्स सोशल यूनिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आर डी द्राविडास और टू लिव हिंदुज़म एंड जॉइन इस्लाम। तो बेसिकली वो बताते हैं कि क्या कहते हैं इस्लाम में कन्वर्ट होना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि जो है इस्लाम जो है सोशल यूनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। और वो अपील करते हैं आर डी द्राविडास को कि आप हिंदुज़म को छोड़कर इस्लाम ज्वाइन कर दो। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है कि उस टाइम पे जो है ये तो बहुत ज़्यादा लेट जो है लेट मतलब 19 या भी आप आगे और पढ़ोगे तो ये लेट मतलब मिड 20th सेंचुरी में इस तरीके के रिफॉर्म्स चालू हुए। और आज भी आपको जो है कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में। तो इसके बावजूद जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए तब तक के जो है चीज़ें बदलाव लाई। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 1857 के रिवॉल्ट की जो कि करीबन 100 साल पहले है, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जो है कास्ट सिस्टम अपने पीक पे था। और इसलिए कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे इस तरीके की जो रिवॉल्ट और इस तरीके की जो म्यूटिनी हुई ये कास्ट सिस्टम भी उसका ही एक कारण था, ठीक है। म्यूटिनी जो हुई वो हमारे लिए अच्छी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम सब खड़े हुए, ठीक है। हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। लेकिन उसके अलावा जो है अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला जाए 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो आप ये कास्ट डायमेंशन और रिलीजन डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे आगे वाले टॉपिक पे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने पहले से पढ़ा होगा र्यूमर्स रिलेटेड टू एनफील्ड राइफल।
तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि एनफील्ड राइफल के अंदर जो है किस तरीके की र्यूमर्स फैलती है और उसके बाद किस तरीके से जो है मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो र्यूमर जो फैली, तो आप सोचते होंगे ना ये र्यूमर क्यों फैली, ऐसा क्यों बोला गया कि उसमें जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं काओ और पिग का फैट यूज़ किया गया, ऐसा क्यों बोला गया। इसके भी कुछ कारण होंगे, तो वो हम र्यूमर के कारण पढ़ेंगे, क्योंकि बचपन से आप र्यूमर तो जो है वो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कि र्यूमर क्या है कि जो कार्ट्रिजेस है ऑफ द न्यू राइफल हैज़ टू बी बाइटन ऑफ, और उसमें ग्रीस, वो जो है इसका जो ग्रीस है वो कहाँ से लिया गया है, बीफ और पिग के फैट से लिया गया है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ऐसा जो है क्यों माना जा रहा था, अचानक से कैसा हो गया था, कैसे समझते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ, आपको दिखेगा 1793 का चार्टर एक्ट, आपको दिखेगा 1813 का चार्टर एक्ट, आपको दिखेगा 1833 का चार्टर एक्ट। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया जा रहा था कि वो इंडिया में आकर रिलीजन को प्रोपोगेट करें, और उस टाइम पे जो है हिंदुज़्म और मुस्लिम दोनों भी जो है रिलीजन को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उस टाइम पे आ रहे थे। और उस टाइम पे जो है जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट जो थे, जैसे कि विलियम कैरे और विलियम वेब विल्बरफोर्स, वो बताते हैं, वो सक्सेसफुली कैंपेन करते हैं। वो किस चीज़ के लिए कैंपेन करते हैं कि सोशल रिफॉर्मेशन आए। जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदूज के अंदर जो है, हिंदुज़म के अंदर जो हिंदू विडोज़ है, यानी जो क्या कहते हैं जिनके जो है हस्बैंड नहीं रहे, उनकी री मैरिज का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इनफैक्ट री मैरिज का क्या, उन्हें जो सती में जो है, सती में उनको जो है दे हैव टू ज्वाइन द वर्ल्ड ऑफ देयर हस्बैंड, बेसिकली दे हैव टू डाई, ठीक है। तो उनके लिए रीमैरिज का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो रीमैरिज का प्रोविज़न लाने के लिए जो मेहनत की थी, ये क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट ने की थी, और इंडिया में आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय जैसे लीडर्स ने की थी। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स, जो कंजर्वेटिव रहेंगे और जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स रहेंगे। वैसे ही जो एबॉलिशन ऑफ सती में मेहनत की गई, वो भी कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अच्छा नहीं लग रहा था। या आपको आज लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बायस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो है अजीब चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को जो है सती जैसी चीज़ भी जो है जस्टिफाइड लगती थी, और जो हिंदू मैरिज के ऊपर जो बैन था, हिंदू री मैरिज ऑफ विडोज़ पे जो बैन था, वो भी जस्टिफाइड लगता था। और उस टाइम पे इस तरीके की भी र्यूमर फैल रही थी, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था इंडिया में आने के लिए, और साथ साथ जो है इंडिया में के अलावा तो छोड़ो, वो कैंटोनमेंट में आकर जो है कहीं ना कहीं हिंदुज़म और मुस्लिम को जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है रिलीजन को, ये चीज़ को सोचते हुए जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में र्यूमर्स फैलते जा रही थी। और साथ साथ ये भी होता है, यहाँ तक कि र्यूमर फैल रही थी कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहती है कि बोन डस्ट, यानी जो बोन का चूरा होता है, डस्ट होता है, उसको व्हीट फ्लोर या आटे के साथ मिलाकर जो है वो वेजिटेरियन सिपॉइस को सर्व किया जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के र्यूमर्स फैल रहे थे उस टाइम पे, और ये जो इमीडिएट र्यूमर फैला कि न्यू इनफेल्ट राइफल जो है वो रिलीज हुई है, और इसके अंदर जो है जो कारतूस है वो क्या कहते हैं फैट से बना हुआ है। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए कहीं ना कहीं जो है मंगल पांडे आप देखोगे और बाकी सारे जितने भी जो लीडर्स थे, उन्होंने जो है म्यूटिनी कर दी, या फिर आप बोलो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि उनके जो है रिलीजन पे है, क्रिश्चियनिटी के थ्रू जो है अटैक किया जा रहा है। अब ये तो हो गए रिलीजियस बात। अब इसके बाद हम समझेंगे कि कुछ इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस भी थी उस टाइम पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत के लिए। तो रिलीजियस अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस टर्म्स के अंदर ये बात आती है कि एंग्लो बर्मिस जो वॉर हो रहा था 1856 के अंदर, बर्मा मतलब मैंने आपको बताया प्रेजेंट डे म्यांमार, तो उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ सी के थ्रू एक्सेसिबल था। तो सी को क्रॉस करना, मैंने आपको बताया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ओवरसीज को जो है नहीं जा सकते, तो वो एक रिलीजियस डायमेंशन हो गया। सर्विस कंडीशन की बात करें तो उस टाइम पे 1856 के अंदर बर्मा के अंदर जो है, क्योंकि वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की डिमांड थी कि जो इंडियन आर्मी है वो जाके जो है बर्मा में लड़े फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो है वो लोग अलग से एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस रिम्यूनरेशन भी पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। और इंडियन सोच रहे थे कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विस रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। और और बाकी जो है मतलब ये ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि जो है पहले उनको मिला था, लेकिन अब जो है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके अलावा उस टाइम पे जनरल सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। किस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है 25 जुलाई 1856 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका आप नोट डाउन कर सकते हो, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 25 जुलाई 1856 को। आप सोच सकते हो कितना क्लोज है टू द 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, करीबन एक साल का डिफरेंस है। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हुआ था, और इसके अंदर क्या होता है कि जो रिटायर्ड सिपाहीज थे उनको पेंशन के लिए जो है मना कर दिया गया था। आपको पता है कि आज जो है हम आर्मीज को कितना कुछ प्रोवाइड करते हैं,
तो उस टाइम पे जो बेसिक राइट होता है कि आपको पेंशन तो एटलीस्ट मिलना चाहिए जब आप रिटायर हो जाओ, तो उस तरीके का राइट जो है उनसे छीन लिया गया था। और उनको ये भी बताया जा रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शायद कोई नए लोग आएंगे। तो अब जैसे कि आप देखोगे गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती है धीरे धीरे जो है उसमें पेंशन और बाकी सारी जो फैसिलिटीज है धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है विड्रॉ करते जा रही है टू मेक द गवर्नमेंट जॉब लेस अट्रैक्टिव। वो एक अलग डायमेंशन है, अलग पर्सपेक्टिव, अलग टॉपिक है। बट पॉइंट इज दैट कि उस टाइम पे भी जो है इस तरीके की चीज़ें की जा रही थी कि जो नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो लेकिन जो लोग एग्जिस्टिंग है तो उनको शक हो रहा था शायद हमको भी पेंशन ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है उन लोगों को जो है टेंशन हो रहा था। और साथ में मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 तरीके की आर्मी हुआ करती थी, एक थी बंगाल आर्मी, एक थी मद्रास आर्मी, एक थी बॉम्बे आर्मी। तो बंगाल आर्मी को जो है कम पे किया जा रहा था मद्रास और बॉम्बे आर्मी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे और लोगों को टेंशन हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस तरह करने से लोग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़गी जो है वो बढ़ते चली जाती है, ठीक है। और बंगाल आर्मी को क्यों कम पे करा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर कि बंगाल आर्मी में जो है मोस्टली ब्राह्मण थे जो कि अवध के रीजन से रिक्रूट किए गए थे। अब ब्राह्मण में जो है ब्राह्मण को हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़नी आती है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि आप ओवरसीज नहीं जा सकते। वो ओवरसीज जाते थे तो उनको बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये सब के चलते वो बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो इसलिए जब बंगाल आर्मी जब बाहर जाके सर्व नहीं करेगी तो उनको ऑफ कोर्स सी बात है पैसा जो है कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दी पीपल जो कि जाके सर्व करना चाहे, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे आर्मी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है चली आ रही थी। और स्पेसिफिकली जो है देखा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो देखिए उस टाइम पे मैंने आपको अभी बता दिया कि रिलीजियस डायमेंशन क्या है, आपको मैंने बताया इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है। तो होता क्या है कि उस टाइम पे जो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आता है 1856 के अंदर ऑन 25 जुलाई। तो उसमें बताते हैं कि जो बंगाल आर्मी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर सर्व करेगी, वहाँ पर सर्व करेगी जहाँ पर वो मार्च करके जा सके, मतलब उनको ओवरसीज ना क्रॉस करना पड़े। क्यों? क्योंकि बंगाल की जो आर्मी है उसके अंदर ब्राह्मण ज़्यादा हैं और ब्राह्मण क्योंकि लिटरेट थे उस टाइम पे, क्योंकि वो शूद्र को जो है पढ़ने ही नहीं देते थे जो स्क्रिप्चर्स हैं, तो वही लिटरेट थे। तो उनको पता था कि क्या कहते हैं बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, तो वो नहीं ट्रैवल करते थे, ओवरसीज नहीं ट्रैवल करते थे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग जो है सॉरी गवर्नर जनरल डलहौजी जो है उन्हें क्या दिखता है, उन्हें ये देखने को मिलता है कि ये बहुत अनोमली दिखती है उनको कि भाई ऐसा क्यों। क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जब क्या कहते हैं सब लोग जा रहे हैं, जब सब लोग जो है जा रहे हैं दोनों के दोनों जो है दोनों भी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, मद्रास और बॉम्बे के अंदर भी आपको जो आर्मी देखने को मिलेगी उसमें जो है आपको हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मुस्लिम मिलेंगे, क्रिश्चियन मिलेंगे और आपको जो है उसके अलावा कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट सब मिलेंगे। लेकिन तो उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ के लोग मान रहे हैं तो वहाँ के लोग क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। तो वो उनको हजम नहीं हो रही थी ये बात, ठीक है। तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, इस तरीके की एनोमली ना हो, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि यहाँ के सोल्जर सिर्फ यहीं पर सर्व करेंगे और वहाँ के सोल्जर वहाँ भी सर्व करेंगे। और इसका क्या रीज़न हो सकता है आप इमेजिन कीजिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ के जो लीडर्स थे जैसे कि मद्रास और बॉम्बे की जो आर्मी थी वो सर्व करने के लिए तैयार थी ओवरसीज। क्यों? क्योंकि इधर की जो आर्मी थी मोस्टली आप देखोगे द्राविडियंस, इधर की जो आर्मी थी मोस्टली जो आप देखोगे लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। ये लोग क्या थे, इनको जो है इन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ी नहीं थी। अब जिन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ी नहीं है तो वो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो लोग जिस तरीके की चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे, उनको तो खुद आउटकास्ट कर दिया जा रहा था, तो वो लोग क्यों बिलीव करेंगे इस तरीके की चीज़ों को। तो बेसिकली यहाँ पर वही बात आती है कि मद्रास और बॉम्बे की आर्मी तो तैयार थी लेकिन बंगाल की आर्मी तैयार नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने ये एक्ट में ये डाला कि अगर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर बुर्मा में जब सर्विस रिक्वायर्ड है आपकी, तो आप इंडिया में सर्व करके क्या करोगे। अब बुर्मा में वार चल रहा है, चाइना में वार चल रहा है और यहाँ पर आप बैठ के क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने नया रूल निकाला कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपको जो है ओवरसीज सर्विस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ही जो है आपको जो है रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ रूल किसके लिए था, उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी रिक्रूटेड थे, मतलब सॉरी, और जो नए नए रिक्रूट होने वाले थे। और जो ऑलरेडी रिक्रूटेड थे उनके लिए रूल नहीं होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी कोई प्रोविजन आता है गवर्नमेंट के अंदर, तो जो ऑलरेडी होते हैं गवर्नमेंट में उनके लिए जो है नहीं होती ये चीज़ें चेंज, जो रिक्रूट होने वाले रहते हैं उनके लिए चीज़ें जो है वो चेंज होती है। तो लेकिन लोगों के दिमाग में शक था, लोगों के दिमाग में क्या शक था, उनको लगा कि हो सकता है कि ये रूल हमारे लिए भी आ जाए, हमको भी ओवरसीज़ जाना पड़े सर्व करने के लिए, ठीक है। तो वो शक भी उनके दिमाग में था और शक उनके लिए डर बन चुका था। और दूसरी चीज़ वो ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा ब्रिटिशर्स करते हैं तो उससे क्या होता है, उस टाइम पे भी हेरिडिटरी हुआ करती थी चीज़ें
कि अगर कोई आर्मी का ऑफिसर है उसके जो बेटे हैं उसको जॉब मिल जाती थी, ठीक है। तो अब है ना क्या कहते हैं, लोग है ना अपने बेटे को जॉब करने के लिए भेजेंगे ही नहीं। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि उनकी जो फैमिली का खानदान का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो जो है खराब हो जाएगा, पवित्रता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जो है रिवॉल्ट चले आ रहे थे दिमाग में लोगों के, जो है कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट था। और साथ साथ इस टाइम पे ये भी था कि प्रमोशन नहीं हो रहे थे, और जो सीनियरिटी थी उसके बेसिस पे जो है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही थी। और साथ साथ जो था जो यूरोपियन लोग थे, तो यूरोपियन ऑफिसर्स को तो ऑफ कोर्स ही बात है कि प्रमोशन मिलता था, और इंडियन ऑफिसर्स को प्रमोशन नहीं मिलता था जब तक कि वो ओल्ड ना हो जाए। बात करते हैं कि पार्शियल सक्सेस ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब रिवॉल्ट जो है वो पार्शियली क्यों सक्सेसफुल होता है, क्यों पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी एक दो कॉज बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री के जो पीपल है, स्टेट है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, एक तरीके से डिसयूनिटी आपको देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया पॉलिटिकली, कल्चरली, एथनिक टर्म्स में यूनाइटेड नहीं थी। आज भी हम देखेंगे इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाती है। इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बट उस टाइम पे तो पॉलिटिकली भी जो है लोग यूनाइटेड नहीं थे। आज तो हम पॉलिटिकली यूनाइटेड है, कल्चरली यूनाइटेड है, एथनिक टर्म्स में जो है उस टाइम पे यूनाइटेड नहीं थे, और बहुत सारे रीजन्स जो थे वो कनेक्टेड नहीं थे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो। उसके बाद सोल्जर्स जो थे, जो कि इंडियन सोल्जर्स थे, पूरी तरीके से वो भी कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम पे थोड़ा ना इस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम होता था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना दोगे, कम्युनिटी बना दोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ नहीं था। इनफैक्ट मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा। और उसके बाद लोकल रूलर्स आपस में लड़ते रहते थे, और अगर वो साथ में आ जाते और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते तो क्या ही बात होती है, लेकिन आपस रूलर्स में जो है क्या कहते हैं, लड़ते रहते थे। एक रूलर दूसरे रूलर का खून का प्यासा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, कोई यूनिटी जो है हमको देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो सिपाही थे, सिपाही को जो है क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं रिबेल करा। अब होता है ना, अक्सर क्या होता है कि आपका कोई आसपास स्ट्राइक करता होगा, ठीक है। स्ट्राइक करते हैं, लोग बोलते हैं चलो हम आराम कर रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, तो वैसा ही वहां पर केस हुआ कि बहुत सारे सिपाही जो थे उन्होंने म्यूटिनी करी, जो भी करा, रिबेल करा। वो लोग है ना घर चले गए आराम से, लेकिन है ना फाइट नहीं की। मतलब फाइट वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं करते हुए उन्होंने सोचा हम घर जाके आराम करते हैं। तो वो ऐसी भी चीज़ हमको देखने को मिलती है कि क्योंकि चीज़ ये ट्रू है, ये रियलिस्टिक फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि आपको चीज़ें, हर चीज़ आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको ग्राउंड लेवल चीज़ें पढ़नी होगी। आपने बचपन से ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन अब डिटेल में पढ़ने की आपकी बारी इसकी आती है। और दूसरी चीज़ ये भी कि वहाँ पर जो है मुगल एम्परर को, जो है बहादुर शाह जफ़र है, उनको जो है सब लोग है ना हेड मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। उनको बोला जा रहा था कि आप एटलीस्ट सिम्बॉलिकली तो हेड मान लो, लेकिन नहीं, सबको अपना अपना जो है क्या कहते हैं सुप्रीमेसी दिखानी है, उनको जो है हेड नहीं माना। अगर किसी को बोलते हैं ना एक लीडरशिप होना ज़रूरी होती है, एक तरीके की म्यूटिनी में, एक तरीके के वॉर में, तो उनको कॉमन लीडरशिप देने के लिए बहुत सारे लोग रेडी नहीं थे। और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके हाथों से जो है गद्दी चल जाए। जैसे कि आप देखोगे राजपूताना रूलर्स थे जो कि राजस्थान के, वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, उनको आदमी दिए, उनको आर्म्स दिया, उनको मटेरियल दिया, हर तरीके से उनकी हेल्प की। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें जो है क्या कहते हैं इंडिया फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस में साथ देना चाहिए। और साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि कहीं-कहीं पर जो रिवॉल्ट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हो रहा था, वो नेटिव रूलर्स के अगेंस्ट हो रहा था। कुछ लोग जो है नेटिव रूलर से परेशान थे, इसलिए हो रहा था। दूसरी चीज़ ये भी कि उस टाइम पे जो है मैंने बताया रिलीजियस, एथनिक और कल्चरल डिवीज़न के कारण जो लोग साथ नहीं आ पाए। उसके अलावा एक बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो ये हुई कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिंदू और मुस्लिम ने साथ में मिलकर लड़ाई की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। भले ही पूरे इंडिया ने साथ में नहीं मिले, बंगाल पंजाब जो है शांत रहे, साउथ इंडिया अनअफेक्टेड रहा, लेकिन उसके बावजूद हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारा इंडियन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ तक कि हमको ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी नहीं, बल्कि फार्मर्स और जो फ्यूडल लॉर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें कास्ट और क्लास दोनों की जो लाइंस होती है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सिपाहीज भी उस टाइम पे उनके अंदर जो कहीं न कहीं नेशनलिज़्म का फीलिंग जो है उमड़ कर आता है। वो बोलते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को भगा दो। उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का कुछ बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं फैली थी। तो उस टाइम पे वो यही बोल रहे थे कि हमें बहादुर शाह ज़फ़र और जो मुग़ल रूल चला आ रहा है उसको चलने दो, और जो है ये ब्रिटिशर्स को भगा दो। सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें थी, और यही जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उस टाइम का।
और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है 1858 में, और जो क्राउन है उसका रूल स्टैब्लिश हो जाता है 1858 अगस्त के अंदर। एक एक्ट पास होता है और सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चल जाता है, और साथ साथ नया गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट भी चालू हो जाता है ब्रिटिशर्स का, और इंडियन ऑफिस, और जो कि है ना हैंडल किया जाता है बाय दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और उसको बताया जाता है कि इंडिया के लिए अलग तरीके की पॉलिसी बनाओ। ठीक है, और गवर्नर जनरल का नाम जो है वो चेंज करके जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो आप देखते होंगे कि पहले आपको गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं, डलहौजी, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग वगैरह। बाद में आपको वाइसरॉय देखने को मिलते हैं। तो उसका नाम चेंज कर दिया गया था, और वो पॉलिसीज जो भी है ना बन रही थी इंडियन ऑफिस में, लंदन में था वो ऑफिस, इंडियन ऑफिस, वो ऑफिस में जो पॉलिसीज बन रही थी उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में करने का काम वाइसरॉय का था। एक तरीके से वाइसरॉय को आप प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, टुडेज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कंपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की कोशिश की। ठीक है, और साथ साथ जो है दूसरी चीज़ें भी उन्होंने की कि भई हम वो लोग कहीं न कहीं जो है जो इंडियन लोगों को जो है कहीं न कहीं आने नहीं देते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चीज़ उन्होंने ख़त्म की, और वेस्टर्नाइज़ेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी जो है कहीं न कहीं उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। और उस टाइम पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन होता है आर्मी का। मैंने आपको पहले का स्ट्रक्चर बताया था आर्मी का, उसमें क्या होता था, अराउंड 2 लाख जो है इंडियंस थे और करीबन 40,000 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं चेंज आता है। कैसा चेंज आता है, तो 3 तरीके की आर्मी थी, एक बंगाल, एक मद्रास, और एक जो थी हमारी बॉम्बे। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो बंगाल आर्मी जो है वो क्या थी, बंगाल आर्मी ने कहीं ना कहीं रिवॉल्ट जो है शुरू किया था, वो सब मैंने आपको बताया। उसके बाद उस टाइम पे 67,000 हिंदूज थे बंगाल आर्मी के अंदर, और उसमें से 28,000 राजपूत और 25,000 ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ब्राह्मण को उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि ब्राह्मण की वजह से जो है ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को थोड़ा सा कम कर दिया आर्मीज में से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने पंजाब के एरिया में ज़्यादा जो है सोल्जर्स को रिक्रूट किया, क्योंकि पंजाब ने उनका जो है साथ दिया था। पंजाब ने मतलब जो है ज़्यादातर मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल भी था और थोड़ा सा अलाइड था टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स। तो इसलिए उन्होंने जो है कहीं न कहीं उसको जो है अपना जो है आर्मी में लिया। और दूसरी चीज़, जो बंगाल आर्मी थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब नए तरीके से जो है आर्मी रिक्रूट की जा रही थी। और उसके अलावा जो है, इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सो कॉल्ड मार्शियल रेसेस होती है ना, जिसे हम बोलते हैं सिख और गुरखास, तो वही जो है ब्रिटिशर्स की मेन स्टे, मतलब वही मेन आर्मी बन जाती है। और साथ साथ एक और चीज़ ये आती है कि जो इरेगुलर सिस्टम था उसको जो है क्या कहते हैं ठीक करा गया। कैसे होता था, पहले हर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर, हर इन्फेंट्री के अंदर 26 ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, और उनके पास सारी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी थी। ठीक है, और यही चीज़ पसंद नहीं थी इंडियंस को, तो अब क्या किया गया कि 26 से जो नंबर है वो क्या कर दिया गया, 6 या 7 ऑफिसर्स को रखा जा रहा था। और उनको मतलब जो पहले क्या होता था कि इंडियन को, जो इंडियन आर्मीज में जो लोग हुआ करते थे, तो उनको जो है हायर पोजीशंस नहीं दी जाती थी। तो उसके बाद हायर पोजीशंस जो है उनको दी जाने लग गई। तो 26 से 6 या 7 ऑफिसर्स में जो है मतलब डिक्रीज कर दिया गया। और साथ साथ जो है पोजीशंस जो है वो इंडियंस को भी दी जाने लग गई। और उस टाइम पे जो आर्टिलरी थी, जैसे कि मतलब जो तोप वगैरह थी, तो वो सब चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में जो है दे दी गई, और जितनी सारी आर्टिलरी जो थी सुपॉय के पास हुआ करती थी वो अबॉलिश हो गई। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है जब चालू किया था म्यूटिनी, तो उन्होंने वो आर्टिलरी का यूज़ वगैरह किया था, इसलिए उसको अबॉलिश कर दिया उन्होंने। उसके अलावा देखा जाता है कि 1857 के बाद से कुछ तरीके के जो इस तरीके के जो चेंजेस हुए, ये 20th सेंचुरी तक के यही चीज़ें जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस बन बन के रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मतलब रेडिकलाइजेशन आया, आप देख सकते हो। और कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सोचा कि थोड़ा-सा स्पेस और थोड़ा-सा रेडिकलाइजेशन देना पड़ेगा आर्मी को, और थोड़ा-सा हमें जो है रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा चीज़ों को। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे चैप्टर के एंड पे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पर जो है आपको समरी दी गई है, हम समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। ठीक है? तो वी डी सावरकर जो है वो पहली बार उसको बताते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वी डी सावरकर इसको बताते हैं। और ये स्वधर्म और स्वराज, मतलब ये रिलीजन स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया था। और मेटकाफ बताते हैं कि ये कुछ नहीं है, मेटकाफ क्योंकि आपको पता है ओरिएंटलिस्ट और ये ब्रिटिशर्स रिलेटेड है, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटिनी थी। और है ना क्या कहते हैं, मतलब सिपाही म्यूटिनी से कुछ ज़्यादा था, और नेशनल रिवॉल्ट से कुछ कम था, और ये सदर्न पार्ट में नहीं फैला था। ठीक है,
हिंदू और मुस्लिम जो है इक्वली अफेक्ट हुआ था और इसलिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ से इमर्ज होकर आती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है लंदन से। और साथ साथ लेकिन यहाँ पर मतलब पहले ही थोड़े से रिलेशन जो थे बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस थोड़े से अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, आपस में भाईचारा टाइप था, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग साथ में रह रहे थे, तो वो लोग का कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे कि ब्रिटिशर्स हिंदी सीख रहे हैं और इंडियन इंग्लिश सीख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन इसमें जो है फिर लोगों पे जो है ट्रस्ट उठ गया था ब्रिटिशर्स का, और फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो ट्रस्ट उठने के कारण लोगों ऊपर से जो है एक तरीके की जो बॉन्डिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। म्यूटिनी किसे कहते हैं? म्यूटिनी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था, म्यूटिनी मतलब जब कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जब गवर्नमेंट के खिलाफ, एक जो भी इंसान जो पावर में है उसके खिलाफ जो है रिबेल करता है, रिवॉल्ट करता है, उसे हम कहते हैं म्यूटिनी। और रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन मतलब जब कुछ लोग मिलकर गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं, रेडिकल रिफॉर्म चाहते हैं। रिबेलियन इज व्हेन फ्यू पीपल गैदर एंड दे ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट रेडिकली, और वायलेंस को यूज होता है बेसिकली। और रिवॉल्ट रिवॉल्ट भी वही चीज़ होती है, तीनों भी चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, लेकिन अक्सर जो है आप थोड़ा स्पेसिफिकली चीज़ों को यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब रिवॉल्ट मतलब आप जब प्रोटेस्ट करते हो, अक्सर वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हो, आप लोगों के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हो और पावर के अगेंस्ट भी कर सकते हो। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यहाँ पर चैप्टर में डिस्कस नहीं की गई, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसमें जो है एनेक्सेशन हो जाता है बहुत सारे किंगडम्स का। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो प्रिंसेस होते हैं, जो अगर जो भी प्रिंस है, जो भी राजा है, उसका कोई बेटा जो है वो अडॉप्टेड है, तो वो अडॉप्टेड जो है, अडॉप्टेड सन जो है वो नहीं बनेगा, जो है मतलब मालिक नहीं बन सकता, और बल्कि जो जो पूरा किंगडम है किसके हाथ में चल जाएगा? ब्रिटिशर्स के हाथ में चल जाएगा। तो ये जो है रूल जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि जो है ब्रिटिशर्स अनेक्स कर सके। वो अनेक्सेशन पॉलिसीज़ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ रेफरेंसेस हमें दिए गए हैं जो हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बिपिन चंद्र की रीडिंग दी हुई है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।